बच्चों कल जो हम पढ़ाए थे हाँ, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और थोड़ा बहुत दुनिया में कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो अभी भी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो कर रहा है। उसके नाम में 2 वर्ड नहीं बल्कि 3 वर्ड था, वो भी आपने देखा, जैसा कि कॉलीफ्लावर, उसके बाद क्या देखा, कैबेज देखा, नौलखोल देखा, नौलखोल को हम लोग जंगली गोभी कहते हैं। इस तीनों प्लांट का जो नाम था उस नाम में 3 वर्ड था। पहला नाम को हम लोग बोलते थे जेनेरिक नेम, सेकेंड नेम को बोलते थे स्पेसिफिक एपिथेट, और थर्ड नेम को हम लोग को हमने कहा सब स्पेसिफिक एपिथेट या वेराइटी। और उससे पहले जो हम लोग सीखे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें हमने क्या सीखा कि दुनिया में कोई भी लिविंग बींग्स है, अगर उसका नाम रखा जाता है, उसके नेम रखे जाते हैं साइंटिफिक नेम, तो उस नेम में हर नेम में कितने वर्ड्स थे? 2 वर्ड्स, हर नाम में 2 नाम था। पहला नाम को हम लोग जेनेरिक नेम और सेकेंड नेम को स्पेसिफिक एपिथेट। और सारे नियम कायदे कानून को आपने पढ़ा, कब स्मॉल लेटर कब कैपिटल लेटर, इटैलिक्स में लिखेंगे क्या लिखे, सारी बातें हो गई। यहाँ पर एक थोड़ी सी सूचना ये देना चाहते हैं कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फाउंडर कौन थे? वो कौन थे? कार्लस लिनियस। कौन थे फाउंडर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय माने 2, नोमियल माने नाम, नाम में 2 नाम का होना। आज जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो पैंथर हो, टाइगर हो, रैबिट हो, रैट हो, ह्यूमन हो, व्हीट हो, मैंगो हो, कुछ भी हो, जो भी लिविंग बींग्स हो, सारे लिविंग बींग्स के नाम में कितने वर्ड है? 2। इसका नाम हुआ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या नाम हुआ? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल, 2 नाम वाला सिस्टम, नामकरण का ऐसा सिस्टम जिसमें हर नाम में 2 वर्ड था। हमने पढ़ाया, भली भांति पढ़ाया, आप लोग सब समझ भी गए। लेकिन 1-2 पॉइंट्स बचा हुआ है कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जन्मदाता कौन थे, फाउंडर कौन थे? तो आंसर क्या होगा? कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस 2 किताब को पब्लिश किए, 2 बुक्स, जस्ट ही पब्लिश्ड 2 बुक्स। The name of one book was the Systema Naturae and the name of second book was the Species Plantarum. 2 किताब था, Species Plantarum and Systema Naturae, और दोनों किताब कब कब छपा वो मैं बता रहा हूं। सब पहले सुन लीजिएगा। सिस्टेमा जो नेचुरी जो नाम किताब था, सिस्टेमा नेचुरी जो एक बुक था, ये बुक बहुत पहले से वो पब्लिश करते आ रहे थे, लगभग बहुत पहले से 1735 आई थिंक 1735 से ही वो छप रहा था। लेकिन इसका 10वां एडिशन, आप लोग बोलते हो ना केमा एडिशन किताब है, जब किताब जो आप मान लो एससी वर्मा खरीदते हो या कोई भी किताब खरीदते हो, तो कोई जरूरी है कि इसी साल छपा है? हो सकता है 20 साल पहले उसका पहला पब्लिकेशन 20 साल पहले हुआ हो, इस साल हो सकता है 11वां या 20वां या 22वां पब्लिकेशन हो। तो सिस्टेमा नेचुरी नाम का जो बुक था, उसका 10वां जब एडिशन मार्केट में आया, 10th एडिशन, तो 10th एडिशन में कार्लस लिनियस ने क्या किया, इस किताब में क्या जोड़ दिया, कुछ पेज जोड़ दिए, और उस पेज में क्या लिख दिए? साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल। बहुत सारे एनिमल, जितना इनके पास कुवत था, जितना इनसे हो सका, उतने अधिक से अधिक एनिमल का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख करके इन किताबों में पन्ने नए जोड़ दिए, और एक नया एडिशन 10वां एडिशन मार्केट में आ गया। उस दिन से फेमस हो गया कि सिस्टेमा नेचुरी का 10वां एडिशन जो 1758 में 1758 1 अगस्त 1758 में 1758 में पब्लिश हुआ था 10वां एडिशन। और 10वां एडिशन का खासियत क्या था? आप जानते हो कि जब हर एडिशन में कुछ न कुछ नए नए पेज जोड़े जाते हैं, तो इसमें क्या जोड़ा गया? बस एक ही लाइन बोलना है कि कुछ एनिमल्स के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कुछ एनिमल के साइंटिफिक नेम जोड़े गए। तो हाँ, 10वां एडिशन। और उसके बाद प्लांट का नाम, तो प्लांट, इतने सारे प्लांट का इन्होंने नाम दिया, इतने सारे प्लांट का इन्होंने नाम दिया कि उसका एक अलग से बुक ही तैयार हो गया, अलग से बुक तैयार हो गया। और उस बुक का नाम पड़ा स्पीसीज प्लांटेरम, उसका नाम पड़ गया, उस बुक का नाम स्पीसीज प्लांटेरम। और इस स्पीसीज प्लांटेरम को कब उन्होंने पब्लिश किया? 1 मई, जो मई है 1 मई 1753। ये 2 चीज हम लिख लेते हैं कि 2 बुक्स याद रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरी का 10वां एडिशन में एनिमल का नोमेनक्लेचर, और प्लांट का नोमेनक्लेचर स्पीसीज प्लांटेरम, नाम से रहता है स्पीसीज प्लांटेरम, प्लांट। इसमें प्लांट का नाम था, और इसमें अगर प्लांट का नाम था तो इसमें एनिमल का नाम था।
ये किताब पहले से छप रहा था, ये पहली बार छपा था 1753 में, और ये पहले से छप रहा था, सिर्फ 10वां एडिशन में एनिमल का नाम डाल दिया गया। समझ में आया? 10वां एडिशन में एनिमल का नाम लिख करके डाल दिया गया। इसलिए दो बातें, तो तीन बातें लिखो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ये 3 पॉइंट्स पे लिखो। सबसे पहला पॉइंट्स आज के पढ़ाई का होगा, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन थे? वॉज कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस ये साइंटिस्ट का नाम है। अगर आप कैरलस वर्ड नहीं भी बोलोगे, सिर्फ लीनियस बोल दोगे तो काम चल जाएगा, इतना फेमस थे। तो फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन थे? तो कैरलस लीनियस, याद कर लीजिए। चलिए दूसरा पॉइंट आज का हम लोग लिखेंगे, टू बुक्स वेयर पब्लिश्ड। 2 बुक मार्केट में पब्लिश किए गए, पब्लिश्ड रिगार्डिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 किताब छापे गए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से संबंधित, यानी रिलेटेड। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, रिगार्डिंग मतलब रिलेटेड, 2 किताब छापे गए। कौन कौन? एक था सिस्टेमा नेचुरी, या पहले इसका नाम लिखो, स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, और स्पीसीज प्लांटेरम जो बुक था, ये बुक, दिस बुक वॉज published, this book was published on 1st May 1753, in which binomial nomenclature of plants was present। लीनियस साहब के द्वारा 2 किताब लिखे गए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से संबंधित। एक किताब का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, नाम से स्पष्ट है इसमें प्लांट के नाम लिखे गए थे, और ये पब्लिश कब हुआ? 1 मई 1753, 1753। दूसरा किताब पहले से छप रहा था, सिर्फ उसका 10वां एडिशन, सिस्टेमा नेचुरी। दूसरे बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी, और सिस्टेमा नेचुरी लिखिएगा 10th एडिशन। इसका 10वां एडिशन में, 10th एडिशन ऑफ दिस बुक was published on 1st August 1758, in which, जिसमें क्या था, क्या एक्स्ट्रा डाला गया, in which binomial nomenclature of animals were added। किताब तो पहले से छप रहा था, लेकिन 10वां एडिशन जब छपा, पब्लिश हुआ, तो उसमें एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड गया?
ऐड किया गया तो एनिमल का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एनिमल का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो उनसे हो सका जितना लिखे उनको उस पर उनको पब्लिश किया गया। तो ये दो बुक थोड़ा याद रखिएगा, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी। तो ये दो बुक लिखाया, जल्दी कीजिए। अब हम लोग चलते हैं कुछ टर्म पर, जो टर्म आपको पढ़ा दिए थे, जल्दी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं कि टेक्सोनोमी का मीनिंग क्या होता है। टेक्सोनोमी, तुम खड़ी हो। टेक्सोनोमी शब्द किसने दिया एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सोनोमी? तुम खड़ी हो, यू स्टैंड अप प्लीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सोनोमी एंड हु क्वाइंड द टर्म टेक्सोनोमी? टेक्सोनोमी शब्द किसने दिया एंड टेक्सोनोमी का मीनिंग क्या होता है? कैन एनीबडी से? यस, यू स्टैंड अप प्लीज। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आप एक लाइन गलत बोल दिए, अगला चीज बोलिए कि अगर आप साइंटिस्ट का नाम भूल गए कोई बात नहीं है, आप ये बताइए कि टेक्सोनोमी का मीनिंग क्या होता है। एक टेक्सा है और एक क्या है, नोमी है। अरेंजमेंट, हाँ नोमोस। बैठ जाइए, थोड़ा बहुत आपको याद है, आप तो कुछ याद नहीं है, बैठ जाइए। क्या फायदा हुआ पढ़ाने से? क्या फायदा हुआ मुझे पढ़ाने से? ध्यान रखिए, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं आप, क्योंकि आज मुझे टेक्सोनोमी पर कुछ बातें और थोड़ी सी करनी है, दो वर्ड्स और बताने थे, इसीलिए मैं टेक्सोनोमी पे आया। वरना आपको क्या होता, टेक्सोनोमी में पढ़ा दिया फिर भी आपको कोई फायदा नहीं, वहां पे कॉपी में रखा रह गया। टेक्सोनोमी का मीनिंग क्या होता है? टेक्सो यानी टैक्सिस, टैक्सिस वर्ड है, टैक्सिस वर्ड से क्या आया, टेक्सो। टेक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट, व्यवस्थित करना, अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना। और नोमी माने क्या होता है, नोमोस, यानी नोमोस से आया नोमी। सो नोमी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द नोमोस वर्ड एंड नोमोस या नोमी का मीनिंग क्या होता है, लॉ यानी रूल्स, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, रूल्स, ये नियम, कायदा, कानून, सिद्धांत, तरीके, तौर तरीके। यानी किसी भी चीज को अरेंजमेंट करने का क्या तौर तरीके, क्या नियम कानून है, किसी भी चीज को अरेंजमेंट करने का क्या तौर तरीका और नियम कानून है, इस चीज के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। या इनफैक्ट ऐसे बोलते हैं, अच्छा टेक्सोनोमी शब्द किसने दिया था? एपीडी कैंडोले। कौन दिया था? एपीडी कैंडोले, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दिया। और इनका मीनिंग, सिंपल मीनिंग क्या है कि प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग बींग्स। क्योंकि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या, चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, और हमने बताया था कि इस वर्ल्ड में, इस धरती पर बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन। इतने सारे, इतने प्रकार की स्पीसीज हैं, और इन सभी चीजों को स्टडी कर पाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए था, क्लासिफिकेशन करना, है ना। तो प्यारे, उसी सब शब्द में आया टेक्सोनोमी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि टेक्सोनोमी 3 शब्द को इंक्लूड करता है। कौन कौन, जल्दी बोलिए। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, याद है ना। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो कहीं कहीं किसी किसी किताबों में ऐसा भी लगता है कि टेक्सोनोमी क्या है, किसी किसी किताबों में यह भी लिखा रहता है कि टेक्सोनोमी इट इज द साइंस ऑफ, ऐसे एक दो आसान शब्दों में, इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। समाप्त। इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इस तीनों चीज के साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि क्लासिकल टेक्सोनोमी क्या है। इसको बीच में लिख दो, थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। बीच में लिखेंगे टेक्सोनोमी। शुरुआती दौर में जो टेक्सोनोमी आया था वो क्लासिकल टेक्सोनोमी था। क्लासिकल टेक्सोनोमी था। और बाद में दौर आया मॉडर्न टेक्सोनोमी का। मॉडर्न टेक्सोनोमी का, टेक्सोनोमी का। टेक्सोनोमी का बस सिंपल मीनिंग समझ लीजिए, कैसे अरेंजमेंट करना है, उसका क्या नियम कानून है।
यहां लिख सकते हैं, अगर आपको दोहराना हो तो आप लिख दीजिए प्रिंसिपल्स। अगर आपको थोड़ा सा लिखना हो, शॉर्ट में लिखना हो, प्रिंसिपल्स फॉर अरेंजमेंट। किसी चीज को अरेंजमेंट करना है, उसके लिए हमारे पास क्या प्रिंसिपल्स है, क्या सिद्धांत है, क्या नियम कायदे कानून है। सिंपल मीनिंग अगर लिखना है तो आप लिख लो प्रिंसिपल्स फॉर अरेंजमेंट। मुझे लिविंग बींग्स को कैसे अरेंज करना है, कैसे अरेंज करके पढ़ना है, उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या नियम कायदा कानून है, उसी को टेक्सोनोमी कहते हैं। और ये टेक्सोनोमी दो प्रकार के होते हैं, क्लासिकल टेक्सोनोमी और एक मॉडर्न टेक्सोनोमी। क्लासिकल टेक्सोनोमी शुरुआती में आया, मॉडर्न टेक्सोनोमी बाद में आया। क्लासिकल टेक्सोनोमी में क्या कहा गया, बोला अरे यार लिविंग बींग्स को अगर अरेंज करना हो ना, लिविंग बींग्स को, यहां तक आए कि नहीं आया, चल लिखो लिखो। तेजी से हाथ चलाओ, जो मैं लिखा हूं फटाफट लिखो लिखो। टेक्सोनोमी के ब्रैकेट में लिखो प्रिंसिपल्स फॉर अरेंजमेंट। सतर्क रहिए, तब जाकर के आप तेजी से लिख भी पाइएगा और मेरी बातों को सुन भी पाइएगा। अगर आपका कंसंट्रेशन चला जाएगा तब तो फिर गया, सिर्फ आप लिख पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए आपको एकदम कॉशियस रहना पड़ेगा। लगता है आप लोग का जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम के बाद आप लोग बहुत दिन तक रेस्ट किए, इसीलिए आपका लिखने का प्रैक्टिस खत्म हो गया। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा से। थोड़ा सा मैं सब्र करता हूं, मुझे काफी रुकना पड़ता है बहुत देर। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, 10 दिन के अंदर आप एकदम पूरा आप प्रैक्टिस हो जाएंगे। आप अच्छे से लिखेंगे, फास्ट लिखेंगे। अभी मैं जानता हूं कि 3-4 दिन 5 दिन हुआ ही है, तो अभी स्लो लिखेंगे। चलिए, टेक्सोनोमी कितने प्रकार के हुए हैं, कौन कौन? क्लासिकल टेक्सोनोमी और मॉडर्न टेक्सोनोमी। क्लासिकल टेक्सोनोमी शुरुआती में आया, उसमें क्या कहा गया, बोला सुनिए ना, लिविंग बींग्स को अरेंज करना है ना, तो अरेंज कर दीजिए ना। हम बोले कैसे करें, कुछ तो दीजिए भैया, कुछ तो प्रिंसिपल बताइए, कुछ तो नियम दीजिए, कुछ तो रूल्स दीजिए। बोला यार रूल्स क्या है, एक बात है। बोला क्या, बोलो, ऊपर ऊपर देख लीजिए ना, एक्सटर्नल फीचर्स, लिविंग बींग्स का एक्सटर्नल फीचर्स देख लीजिए। यानी एक्सटर्नल, यानी इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी माने मॉर्फ माने क्या होता है, बाहरी शक्ल सूरत। कान कैसा है, बाल कैसा है, क्या 2 पैरों पे चलता है कि 4 पैरों पे चलता है, पूंछ है कि नहीं है, बाल है कि नहीं है, इत्यादि। अगर पेड़ है तो क्या है, टहनी कैसा है, टहनी है कि नहीं है। अगर तार है तो तार में टहनी नहीं है, अमरूद है तो अमरूद में टहनी होता है। पत्ते कैसे हैं, पत्ते बड़े हैं, पत्ते छोटे हैं, फल कैसा है, फूल कैसा। माने जो भी लिविंग बींग्स है, सिर्फ एनिमल ही नहीं, पेड़ पौधे का भी, जो भी लिविंग बींग्स क्या, उसका ऊपर ऊपर देखना है, अंदर की बात पर गौर नहीं करना है। ऊपर ऊपर देख लो कैसा है। तो क्लासिकल टेक्सोनोमी वाज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स ओनली। सिर्फ बाहर बाहर देख लिए और अरेंज कर दिए, बाहर बाहर देख लिए, अच्छा ऐसा ऐसा है, अरेंज कर दो ना। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनोमी का नहीं 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 नहीं, सिर्फ बाहर बाहर ही नहीं देखना है, बहुत सारे चीजों को देख करके अरेंज करना है। क्या क्या चीज देखना होगा, सारी बातों का भी मैं लिस्टिंग करूंगा। पहले इसको लिख लो, लिखिएगा। इट वॉज बेस्ड ऑन, क्लासिकल टेक्सोनोमी किस पर आधारित था, इट वॉज बेस्ड ऑन, क्लासिकल टेक्सोनोमी वॉज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स ओनली। यानी बाहरी गुण क्या है, बाहर से दिखने में कैसा लगता है, सिर्फ वो देखिए और लिविंग बींग्स को अरेंज कर दीजिए। बस एक लाइन में सीधी सीधी बातें मैं कहना चाहता हूं कि क्लासिकल टेक्सोनोमी सिर्फ एक बातों पर डिपेंड करता था, बाहर बाहर, एक्सटर्नल फीचर्स। सो इट वाज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स ओनली, एक्सटर्नल फीचर्स ओनली। किसका, लिविंग बींग्स का, ऑफ कोर्स। चलिए अब चलिए इसमें क्या देखिए, इट वॉज बेस्ड ऑन, इट वॉज बेस्ड ऑन, पहला लिखिएगा एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स जिसको आप लोग क्या बोलते हो,
मॉर्फोलॉजी, दूसरा मैं सब समझा दूंगा, पहले लिख लो, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी, सिर्फ एनाटॉमी भी लिख सकते हो, लिखो एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तीसरा लिखो सेल स्ट्रक्चर। चौथा लिखो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। और पांचवा लिखो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस ऑफ लिविंग बीइंग। सब तो लिविंग बीइंग्स का ही फीचर्स है। तो ABCDE मॉडर्न टेक्सोनोमी वॉज बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न टेक्सोनोमी हुआ, बोला यार इतना आसानी से अरेंज नहीं करना होगा, लिविंग बीइंग्स को अगर अरेंज करना है, क्लासिफाई करना है, तो हम लोग को इन सारे बातों पर विचार करने होंगे। वी हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। द फर्स्ट वन एक्सटर्नल, द सेकेंड वन एनाटॉमी जिसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, द थर्ड वन सेल स्ट्रक्चर, डी है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड द इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस। मैं सबको बता देता हूं, पूरा याद करके आपको याद करा के भेजूंगा। पहले आप लिख लो अपनी कॉपी पे। जो आदमी ऐसे याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, क्योंकि आपका सीधा सीधी क्वेश्चन जो नीट में आएगा, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि मॉडर्न टेक्सोनोमी किन किन चीजों पर आधारित है या आधारित था। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट वर्ड, ये आपके एनसीईआरटी का लैंग्वेज, एनसीईआरटी का वर्ड्स रहेगा। तो जो आदमी लिख लिए वो बैठिए मत, वो याद कीजिए। अच्छा मॉडर्न टेक्सोनोमी, अच्छा क्लासिकल किस पर आधारित था? वो था एक्सटर्नल फीचर्स पर यानी मॉर्फोलॉजी पर। लेकिन जो मॉडर्न टेक्सोनोमी आया वो किस पर था? एक्सटर्नल पर तो था ही, साथ ही साथ इंटरनल, और इंटरनल स्टडी क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तब तो सी सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस। लिख लिया सब कोई? क्विक करें, बहुत स्लो लिखते हैं। सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड द इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द लिविंग बीइंग्स। चलिए अब मैं देख पा रहा हूं कि लगभग सबको लिख लिए। आप ध्यान सुनेंगे, बड़ा आसान है, पहले आप चीजों को समझ लो, उसके बाद इसको रटेंगे हम लोग। ये किस पर आधारित था? किन किन चीजों को देखते हुए लिविंग बीइंग्स को अरेंज करना है। तो मॉडर्न टेक्सोनोमी का, मॉडर्न माने आधुनिक जमाने का जो टेक्सोनोमी था, बोला भाई साहब सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को देख के ही मत करना, बल्कि एक्सटर्नल के अलावे इंटरनल, अंदर के चीजों को भी देखना है। अंदर से कैसा है सेल, अंदर से कैसा है टिश्यू, कहता है टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी सेल के मिलने से बना होता है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे सेल जब असेंबल होते हैं, बहुत सारे कोशिका जब एक साथ आते हैं, एक जगह मिलते हैं, तो क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू के मिलने से ऑर्गन, और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम के मिलने से तब एक बॉडी का निर्माण होता है। तो साथियों हम लोग को अंदर का चीज भी देखना है कि कितने प्रकार के टिश्यूज है वगैरह। तो उसी को बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, सिर्फ आप। और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी माने क्या होता है? स्टडी। लॉजी माने स्टडी, और मॉर्फो माने क्या होता है? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस माने दिखता कैसा, पत्ता कैसा, कान क्या है, नाक क्या है, रंग रूप कैसा है, उस चीज के स्टडी को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जहां भी ऐड समझ जाना एक्सटर्नल फीचर, तो बोला एक्सटर्नल फीचर भी देखिए, एनाटॉमी भी देखिए, एनाटॉमी माने इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखिए, उसका सेल कैसा है वो भी देखिए, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है कि क्या है, यूकैरियोटिक है तो कैसा है। उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोसेस देखिए, उसके लाइफ में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ना, और उसके डेवलपमेंट में विकसित कैसे हो रहा है। जब हम छोटे बच्चे, जब हम जन्म लिए थे
तो हम काफी छोटे थे और छोटे से आज हम इतने बड़े हो गए, कैसे ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट क्या हुआ, उस पर विचार कीजिए। अगला, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कीजिए। इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, इकोलॉजी, आप जिस इकोसिस्टम में आप जहां रहते हैं वहां पर आपके अगल बगल कौन कौन चीज है, सिर्फ आप ही रहते हैं कि अगल बगल कुछ और भी है, हवा पानी मिट्टी कैसा है, आपके अलावा और भी जो लाइफ है वो कैसा है, क्या वहां ऊंट है कि नहीं, वहां हाथी है कि नहीं, छिपकली है कि नहीं, सांप है कि नहीं, पेड़ पौधे है कि नहीं, मतलब आई मीन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि वो रहता कहाँ है, कैसा एरिया पसंद करता है, पानी वाला एरिया पसंद करता है कि पथरीली इलाका पसंद करता है, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सारी चीजों को देखिए, विचार कीजिए, तब जाकर के आप लिविंग बीइंग्स को अरेंजमेंट कीजिए। भाई आप तो याद कर लिए लगभग, लेकिन आप भूल जाओगे। आज मैं आपको ट्रिक देता हूं इसको याद करने का तरीका। इसमें देखो याद करने का तरीका क्या है, एक है ए से हम बनाएंगे, एक बी से, एक सी से, एक डी से, एक ई से। ए बी सी डी ई याद कर लो बस, और ये तो आपको याद ही हो गया, ये तो भैया एक्सटर्नल फीचर्स पर है। और इसके अलावा देखो क्या, ए बी सी डी, ए का मतलब क्या बोलेंगे, एनाटॉमी, ए का मतलब यानी मॉडर्न टेक्सोनोमी एनाटॉमी पर डिपेंड करता है, और एनाटॉमी का मन ही मन जानना क्या होता है, मीनिंग इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन, इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। अगला ए का, और ए बी, बी माने बाहरी, बी माने बाहरी, बाहरी मतलब क्या, एक्सटर्नल फीचर्स। सी माने क्या हुआ, सेल स्ट्रक्चर, सी माने क्या हुआ, सेल स्ट्रक्चर, सेल कैसा है। डी माने क्या हुआ, डेवलपमेंटल प्रोसेस, वो डेवलप कैसे करता है, विकसित कैसे करता है। और उसके बाद ई मींस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो ए बी सी डी ई पर डिपेंड करता है मॉडर्न टेक्सोनोमी। ए का मतलब वो एनाटॉमी, बी का मतलब बाहरी, जान के कुछ बनाना होगा ना, बी से मतलब बाहरी, बाहरी मतलब मॉर्फोलॉजी माने एक्सटर्नल फीचर, सी का मतलब सेल स्ट्रक्चर, डी का मतलब डेवलपमेंटल प्रोसेस, और ई का मतलब इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्यों याद हो गया सबको? तो ये था, इसीलिए आप भी लोग भी यहां पर लिख लो, निमोनिक में लिख लो, ए ऐसे लाइन था ना, बी सी डी ई, ए से हो गया एनाटॉमी, और एनाटॉमी क्या है तो इंटरनल स्ट्रक्चर। ये आपका ट्रिक है निमोनिक। बी से बाहरी, और बाहरी कहे तो क्या, एक्सटर्नल फीचर्स यानी मॉर्फोलॉजी। सी कहे तो सेल स्ट्रक्चर, उसका सेल कैसा है। डी कहे तो डेवलपमेंटल प्रोसेस, और ई कहे तो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब मैं समझता हूं कि शायद आप नहीं भूल पाओगे, पक्की बात है कि मॉडर्न टेक्सोनोमी किन किन चीजों को सोचते हुए किया गया, किन किन फीचर्स को सोचते हुए किया गया। तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो आज आपने देखा क्लासिकल टेक्सोनोमी का क्या बेसिस था, मॉडर्न टेक्सोनोमी का क्या बेसिस था, कैरलस लिंजर साहब ने कौन कौन बुक छपवाए, और कैरलस लिंजर को क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लिख लो फटाफट, जल्दी लिख लो, एबीसीडी। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी, एनाटॉमी माने इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी। बी माने बाहरी, बाहरी माने एक्सटर्नल स्टडी का स्टडी। सी माने सेल स्ट्रक्चर, डी माने डेवलपमेंटल प्रोसेस, ई माने इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। मैं 3-4 को बंदे को खड़ा कराना चाहता हूं, देखो याद है कि नहीं। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई याद हुआ? इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस, खड़ा हुई आप बोलिए तो ए से, एबीसीडी जल्दी क्विक बोलिए। ए से एनाटॉमी, एनाटॉमी, ए मने एनाटॉमी, बोलो एनाटॉमी, एनाटॉमी तो नहीं हम बोल रहे हैं, एनाटॉमी। हाँ आप देखो एनाटॉमी। अच्छा बोलो, एनाटॉमी मीन्स क्या होता है,
इंटरनल स्ट्रक्चर का, आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन है ना। और बी मने बाहरी, सी मने सेल स्ट्रक्चर, डी मने डेवलपमेंटल प्रोसेसेस और ई मने इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस। बैठ जाओ, चलो ज्यादा मेहनत हो गया ना। चलिए अगला वर्ड लिखिएगा सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, बचपन से ये वर्ड सुनते आ रहे हैं। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक ढंग से सामान को रखिए, सिस्टमैटिक ढंग से बैठो ना यार, क्या यार तुम, मतलब समझा रहे हैं आप लोग, सिस्टम में ही बैठे हुए नो डाउट। सिस्टमैटिक ढंग से सामान को रखो, सिस्टमैटिक ढंग से ये करो वो करो। तो आज हम लोग को कुछ करना नहीं है, बैठना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिस्टमैटिक ढंग से अरेंजमेंट करना है लिविंग बींग्स का, क्योंकि चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इतना लिविंग बींग्स है, उसको अरेंज करना है। कैसे? सिस्टमैटिक ढंग से, प्रॉपर ढंग से अरेंजमेंट करना है। तो प्यारे, अब यहां पर आपके एनसीईआरटी में लिखा गया कि आखिर ये सिस्टमैटिक वर्ड्स का जन्म कहां से हुआ। देखो बार बार, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सिस्टेमा, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सिस्टेमा। तो सिस्टेमा नाम के लैटिन वर्ड से इसका जन्म हुआ कौन? सिस्टमैटिक, और जिसका मीनिंग होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग्स, किसी भी चीज को एक प्रॉपर तरीके से सजाना। चल लिखेगा सिस्टमैटिक्स, इन्वर्टेड कोमा से घेर दीजिए, इज डिराइव्ड, इज डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब प्राप्त किया गया। ये कहां से प्राप्त किया गया ये वर्ड? डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा, लैटिन वर्ड सिस्टेमा, लैटिन वर्ड सिस्टेमा, एंड इट मीन्स, और इसका मीनिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में, क्योंकि सिस्टमैटिक तो वर्ड है ही, तो उस पर वर्ड बदलना चाहिए, लेकिन आपका एनसीईआरटी यही लिखा है, प्रॉपर, प्रॉपर अरेंजमेंट वर्ड भी आप लिख सकते हैं, उचित रूप से व्यवस्थित करना किसी भी चीज को। तो सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा एंड इट मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग बींग्स। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अब ये तो हुआ इसका मीनिंग। अब इसका सिस्टमैटिक का डेफिनेशन लिखिएगा कि डेफिनेशन क्या दिया गया, परिभाषा क्या दिया गया इसका। डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक्स, डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक्स, ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी का भी बाप है। पहले क्लासिकल टेक्सोनॉमी आया, बोला कि भाई साहब सिर्फ बाहर बाहर देखिए। उसके बाद आया मॉडर्न टेक्सोनॉमी, बोला भाई बाहर बाहर काय देखते हैं, सब कुछ देखिए ना, 5 चीज देखिए, ए बी सी डी ई। सिस्टमैटिक कहा अरे यार, इस 5 चीज के अलावा भी कोई चीज है एक, इस 5 चीज के अलावा भी कोई एक चीज है, उसको क्यों आप छोड़ रहे हो? और इन्होंने एक बेहतरीन वर्ड जोड़ा, और उस वर्ड का नाम था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। पहले आप समझ लो चीजों को, फिर लिखना। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसका मीनिंग क्या होता भाई? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मीनिंग क्या हुआ सर? कुछ समझे नहीं। इन्होंने ए बी सी डी ई तो लिया ही, जब भी आपको अरेंजमेंट करना हो किसी चीज को, लिविंग बींग्स को अरेंज करना, मतलब क्या? सिंपली आप क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वर्गीकरण का बात कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको किस ग्रुप में रखा जाए, किस ग्रुप में रखा जाए, सिंपली यही तो हम लोग कर रहे हैं, इस पूरी चैप्टर में यही तो कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सिस्टमैटिक ने कहा कि भाई हम क्लासिकल से तो सॉरी ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी से भी ऊपर उठ के चीज है, हम 5 चीजों के अलावा एक चीज और हम सोचेंगे, और उस वर्ड को कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। लेकिन ये ऐसा वर्ड है कि जो आप समझे ही नहीं।
इसका मीनिंग क्या होता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री झांकिए। मैंने बोला कि इसका मीनिंग क्या हुआ? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री झांकिए और कौन जीव किससे कैसे रिलेटेड है उसके बारे में सोचिए। तुम कहा सर फिर भी आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम नहीं समझे। अभी भी जो मैं बोला वो भी आपने समझे कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री झांकिए और उसके अनुसार से लिविंग बीइंग्स को अरेंज कीजिए, फिर भी आप नहीं समझे। मतलब आप थोड़ा सा इसको हम और ही एकदम महा लेजी वर्ड में समझाते हैं। जैसे मान लो आप जब 12वीं में जाओगे तो 12वीं में एक चैप्टर है जिसका नाम है इवोल्यूशन। 12वीं में जब जाओगे तो उसमें एक चैप्टर है, 7वां चैप्टर, जिसका नाम है इवोल्यूशन। अब आजकल के न्यू एनसीईआरटी के मुताबिक वो 6ठा चैप्टर हो गया। और इवोल्यूशन में हम आपको पढ़ाएंगे कि ये ब्रह्मांड, ये विश्व कैसे बना, ये यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स बना उसमें पृथ्वी कैसे बनी, ये अर्थ कैसे बना। अर्थ पहले क्या था? एक आग का गोला था, इसका टेम्परेचर काफी हाई था पृथ्वी पर। नो लाइफ वॉज देयर, कोई लाइफ पृथ्वी पर नहीं था। नो, कुछ भी नहीं, न चींटी, न अमीबा, न बैक्टीरिया, कुछ भी, नथिंग। इंसान की बात तो बहुत दूर है, कुछ भी नहीं था। नो लाइफ वॉज देयर। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, अर्थ ठंडी हुई, इस पर गैसेस आए, बारिश हुई और वाटर बॉडी का निर्माण हुआ। ये पोखर, ये तालाब, ये झरना, ये नदी, ये समुद्र बना और धीरे धीरे पानी में ही धीरे धीरे करके प्रोकैरियोटिक लाइफ यानी बैक्टीरिया वगैरह आया होगा। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक में अमीबा आया होगा। करते 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 आज हम लोग आए। अगर हम लोग किससे आए? अगर कहा जाए कि इंसान का कैसे जन्म हुआ, किस चीज में थोड़ी सुधार हुई तो इंसान आया धरती पर, तो लंगूर एप तो एप के जीन में थोड़ा सुधार हुआ। एप के जीन में थोड़ा सुधार हुआ तो शकल सूरत चेंज हुआ तो बन गया इंसान। और ये तो ऐसे ही पूरी कहानी। अब कोई कहेगा कि एप, बंदर कहां से आया? तो बंदर भी किसी से बना था। वो कहां से आया? तो वो भी किसी से बना था। इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जैसे मैं आपको बता दूं कि धरती पर 5 प्रकार के प्लांट हैं। इस अर्थ पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सबसे पहला जो प्लांट धरती पर आया, अर्थ पर आया, उस प्लांट का नाम था थैलोफाइटा। वो पानी में रहता था और जिसको हम लोग कहते हैं एल्गी, और जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शैवाल, एल्गी, ग्रीन एल्गी, उसके बाद रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। ये क्या प्लांट है? लोअर प्लांट्स है। तो सबसे पहले यही प्लांट धरती पर आया। कौन? प्लांट के रूप में। और जो पानी में रहता, अभी भी पानी, देखिए हमारे सामने पानी रखा हुआ है, पानी पोखर है बगल में अपना फील्ड में, और पोखर में देखो पूरा हरा हरा भरा हुआ है, क्या है? एल्गी है। ये एल्गी धरती पर पहली बार आया था प्लांट के रूप में। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ, थोड़ी सी इसमें एडवांसमेंट हुई, थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, उसके जीन में थोड़ा सुधार हुआ तो क्या आया? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा ने कहा कि हम अब पानी में नहीं रहने वाले हैं, तुम पानी में रहो, अब हम तुमसे एडवांस हो गए। और धीरे धीरे पानी जहां पर खत्म हुआ, जहां किनारा लगा, जहां पर मिट्टी और पानी का संगम है, उस मिट्टी पर आकर के रहने लगा। फिर उसके जीन में थोड़ा सुधार हुआ तो आया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का ना हम ये नदी, पोखर, तालाब के जो बैंक है, जो उसका किनारा है, वहां पर नहीं रहेंगे, हम थोड़ा दूर चले गए और वो बिल्कुल मिट्टी पे आ गया, लैंड पे आ गया। फिर उसमें थोड़ा एडवांसमेंट हुआ तो आया जिम्नोस्पर्म। फिर उसमें एडवांसमेंट हुआ तब आया एंजियोस्पर्म। और आज दुनिया में जहां देखो तहां क्या छाया हुआ है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट किसे कहते हैं? ऐसा प्लांट जिसमें फूल खिल जाए, चाहे वो मटर का पौधा हो, चाहे वो अरहर का पौधा हो, चाहे धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, चाहे लहसुन हो, प्याज हो, बांस हो, बरगद हो, आम हो, खजूर हो, कोई भी हो, जिसमें फूल खिल जाए उसे क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। तो पहले कौन आया पृथ्वी पर? थैलोफाइटा। तब कौन आया? ब्रायोफाइटा। तब कौन आया? टेरिडोफाइटा। तब कौन आया? जिम्नोस्पर्म। तब कौन आया? एंजियोस्पर्म। ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो आपने बांटा 5 टाइप में, कितना अच्छे से बोल रहे हो, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो इसमें आपने जो सोचा, ये सोच के बनाया था। ये अगर तुम नहीं सोचता तो जहां था, कभी तुम बोलता कि हाँ थैलोफाइटा, तब बोलता जिम्नोस्पर्म, तब बोलता फलना। अगर ऐसे बोलते हो तो आप गलती कर रहे हो। चीजों को जब किसी भी लिविंग बींग्स को अरेंज करते हो ना, तो सोचा करो थोड़ा सा। अगर किसी को हॉल में बैठा रहे हो कुर्सी पर, तो डीएम साहब को पीछे बैठा दिया, टूटे फूटे कुर्सी पर, आए वो चपरासी टाइप आदमी था, उसको आगे, अरे यार क्या कर रहे हो यार, सोचो यार थोड़ा। इस हॉल में कितने प्रकार के इंसान आए हुए हैं,
थोड़ा सोचो यार, कुछ कितना पढ़ा, कैसे किया, वो तो सोचो, और उसके अनुसार से चेयर तो यार अरेंज करो। पहले हमारे हाकिम साहब बैठेंगे, तब फलना साहब बैठेंगे, चिल्ला साहब, रैंक वाइज बैठाइए। तो माय डियर, मेरा कहने का मतलब है, इसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी कहानी, कि इस अर्थ पर कौन जीव पहले आए और उससे कौन आए, उससे किस ओरिजिन का, उससे किस चीज का ओरिजिन हुआ, ये भी सोचिए। और वो चीज इसने सोचा, वो क्लासिकल टेक्सोनोमी भी नहीं सोचा, मॉडर्न टेक्सोनोमी भी ये वर्ड नहीं सोचा। ये वर्ड किसने सोचा? तो सिस्टमैटिक ने सोचा। इसीलिए सिस्टमैटिक का परिभाषा क्या दिया गया वो लिखिए, सिंपल सी परिभाषा लिखिए आप, लिखिए, इट इज द स्टडी ऑफ different types of living organism and their diversities with consideration of evolutionary relationship, या इसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक, इसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, धरती पर कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके क्या क्या डाइवर्सिटीज है, यानी उसकी कितनी विभिन्नताएं हैं, उनकी कितने वेराइटीज हैं, डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज माने क्या होगा? विभिन्नताएं, और विथ देयर, विथ कॉन्सिडरेशन, कॉन्सिडरेशन का हिंदी, विथ कॉन्सिडरेशन का मतलब विचार करते हुए। क्या विचार करते हुए? सिर्फ लिविंग बींग्स का प्रकार ही नहीं देखना है, उसके और उसके आपस में क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है उस पर भी विचार कीजिए। उसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसी चीज के स्टडी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो ये है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक क्या है? सो इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स विद देयर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या? उनके प्रकार। विथ कंसिडरेशन ऑफ, कंसिडरेशन का मतलब विचार करते हुए। क्या विचार करना? सिर्फ इतना ही विचार नहीं करना है कि कितने प्रकार के लिविंग बींग्स है, बल्कि उसका आपस में क्या संबंध है। इवोल्यूशन की दौर में धरती बनी थी तो पहले कौन आया, तब कौन आया, उल्टा पुल्टा मत रखना, सीधा सीधी रहा। ये टाइप्स छूट गया, टाइप्स लिख लो, टाइप्स छूट गया। डिफरेंट के बाद टाइप्स वर्ड छूट गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज मतलब हुआ और उनके कौन कौन रूप हैं। विथ कंसिडरेशन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये हुआ सिस्टमैटिक का परिभाषा। चलिए अब इसका अगला रूप, सिस्टमैटिक सीख गए। थोड़ा सा है ये सब वर्ड जो है आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा लगेगा बड़ा अटपटा टाइप का लगेगा, इसीलिए मेरी पूरी कोशिश हो रही है कि आपके दिमाग में चला जाइए। बातों को मैं समझा रहा हूं कि सिर्फ लिविंग बींग्स का प्रकार ही नहीं पढ़ना है कितने प्रकार के होते हैं, बल्कि उसका आपस में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशन है, कौन पहले आया, तब कौन आया, इसी को ये भी बोलते हैं और इसी को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो कहां कुछ भारी हुआ, इसी के स्टडी को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक। इसीलिए सिस्टमैटिक वर्ड सबसे हाई फाई चीज हुआ। कोई पूछेगा क्लासिकल टेक्सोनोमी, मॉडर्न टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक में सबसे हाई फाई चीज क्या हुआ? सिस्टमैटिक। इन्होंने सब कुछ को लिया, वो सब तो लिया ये सारा चीज, और उसके बाद एक्स्ट्रा ये बेहतरीन बात था। इसीलिए आप अगर ये वर्ड अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो याद कर लो। बोलो सब आदमी तो ये चीज, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलो तो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलिए तो सब आदमी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इस पर भी विचार किया। चलिए अगला चीज चलते हैं हम लोग।
टेक्सोनोमिक कैटेगरी, टैक्सोनोमिक कैटेगरी, टैक्सोनोमिक कैटेगरी। और ये आज का समय यहीं समाप्त होता है और हम लोग कल पढ़ेंगे टैक्सोनोमिक कैटेगरी। और आपके इस चैप्टर का लास्ट पार्ट यही होगा, लेकिन लास्ट पार्ट है जरूर ये टैक्सोनोमिक कैटेगरी, लेकिन लास्ट पार्ट में काफी दम है और काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको क्लास में मिस करना है। यही है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड भले देखने में छोटा सा चैप्टर है, बट वर्ड्स समझना काफी है, समझना बहुत कुछ होता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग मिलते हैं तो टैक्सोनोमिक कैटेगरी पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान रखिए जिसका 2 या 3 दिन हो गया है और उसमें आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे 2-3 दिन वाले, एडमिशन आज शाम में आके करवा लीजिए, अपने अपने गार्जियन को बुला करके एडमिशन करवा लीजिए सब आदमी। अच्छा नहीं लगता कि आप आ रहे हो जा रहे हो और समय गिनती कर रहे हो। कल नहीं, आई मीन वही कल मतलब होता है वही शनिवार को। अगर हम बोल रहे हैं कल, कल मतलब हाँ शनिवार को अगर मैं कल बोलूं तो समझिए कल मतलब सोमवार, क्योंकि एक दिन भी तो रेस्ट करना है ना। कुछ क्या बाबू, नोट्स दे लिखे? अच्छा, और दिन का मिल जाएगा सब आप में से। आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स दिलवा देते हैं। टेलीग्राम पर नोट्स है इसका मेरा, टेलीग्राम पर ले लीजिएगा। आइए ऑफिस में बता देते हैं टेलीग्राम कहाँ मिलेगा। मेरे टेलीग्राम को देख लो। और ये मेरा अगर चाहते हो ये इसका लेक्चर देखना, पूरा 3 लेक्चर में पूरा समाप्त है, और पूरा वीडियो भी और पूरा लिखा हुआ नोट्स भी है जो मैं भी लिखा। टेलीग्राम पर आओ, चलो टेलीग्राम देखो, टेलीग्राम पर आओ ऑफिस बता देते हैं। चलो ऑफिस बताते हैं, चलो ऑफिस।